तो आज हम एक एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही आप जानते हैं, रणनीति, राजनीति, कूटनीति। हाँ कूटनीति, ये सब दिमाग में घूमने लगता है। हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। बिल्कुल। और हमारी आज की जो ये गहरी पड़ताल है, इसका आधार है संपूर्ण चाणक्य नीति नाम की किताब। जी। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि चाणक्य कौन थे, बल्कि ये समझना है कि उनकी सोच, उनकी रणनीतियां आज भी मतलब किसी भी लीडर या आम इंसान के लिए एक मास्टर क्लास जैसी क्यों है। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए चाणक्य का एक सूत्र पकड़ते हैं जो सुनने में बहुत सरल है पर बहुत गहरा है। सुखस्य मूलम धर्मः, मतलब सुख का आधार है धर्म। अच्छा। अब यहाँ धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ नहीं है, इसका मतलब है अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी। चाणक्य के लिए व्यक्तिगत सुख से कहीं ज्यादा बड़ा था राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। तो यही सोच उनके हर फैसले की नींव थी, हर एक फैसले की। चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले तो एक सवाल जो हमेशा मन में आता है, चाणक्य के इतने नाम क्यों हैं? कहीं चाणक्य, कहीं कौटिल्य। बिल्कुल। देखिए, चाणक ऋषि के पुत्र थे तो इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ा। ओके। लेकिन जो कौटिल्य नाम है वो उनकी कार्यशैली से जुड़ा है। कुटिल का मतलब सिर्फ चालाक नहीं होता। अच्छा। इसका गहरा मतलब है एक ऐसी नीति जो सीधी ना हो, बहुस्तरीय हो, जिसे दुश्मन आसानी से समझ ही ना सके। शतरंज की खेल जैसी। बिल्कुल। जैसे शतरंज में हर चाल के पीछे कई मकसद छिपे होते हैं, इसीलिए उन्हें कौटिल्य कहा गया। बाहर से जितने कठोर, अंदर से लक्ष्य उतना ही महान। और वो लक्ष्य था अखंड भारत का सपना। हाँ, ये शब्द हम आज भी बहुत सुनते हैं, लेकिन चाणक्य के समय में इसका क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ मतलब जमीन के टुकड़े जोड़ने की बात थी? नहीं, ये सिर्फ भौगोलिक एकता की बात नहीं थी। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और बाहरी हमलों का खतरा भी था। सिकंदर। हाँ, पश्चिम से सिकंदर जैसे आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था। तो अखंड भारत का मतलब था एक ऐसी केंद्रीय सत्ता जो इतनी मजबूत हो कि अंदर की लड़ाइयां खत्म करे और बाहर से हमारी संस्कृति को बचाए। तो ये एक राजनीतिक और सांस्कृतिक विचार था। बिल्कुल, एक संगठित, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र का विचार। और इसी एक सपने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी ताकत मगध के नंद वंश से सीधी टक्कर ली। जी। ये तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने नंद वंश का नाश किया, लेकिन कैसे? किताब में साम, दान, दंड, भेद का जिक्र है। ये सिर्फ एक मुहावरा है या इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब था? नहीं, ये कोरा मुहावरा नहीं है। ये तो उनकी पूरी विदेश नीति का कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, साम यानी पहले बातचीत करो, समझाओ, डिप्लोमेसी। हाँ। फिर दान, अगर उससे काम ना बने तो कुछ देकर, कोई पद, कोई लालच देकर अपने पक्ष में कर लो। जब ये दोनों तरीके फेल हो जाएं, तब दंड यानी बल का प्रयोग। और आखिर में भेद, जो चाणक्य का सबसे शक्तिशाली हथियार था। मतलब दुश्मन के खेमे में ही फूट डाल दो, उनकी एकता को ही खत्म कर दो। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा क्रूर नहीं लगता? एक पूरे वंश का विनाश, उनके लोगों में फूट डालना। हमने शुरू में धर्म की बात की थी, तो क्या ये सब धर्म के दायरे में आता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहीं हमें चाणक्य के धर्म की परिभाषा समझनी होगी। उनके लिए राष्ट्र धर्म व्यक्तिगत नैतिकता से ऊपर था। मतलब? उनका मानना था कि अगर एक अत्याचारी शासक को हटाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े तो वो अधर्म नहीं है। किताब में विश्वामित्र का उदाहरण है। हाँ। उन्होंने श्री राम से कहा था कि राक्षसी ताड़का का वध करने में संकोच मत करो, क्योंकि जब आप अनाचार्यों से लड़ रहे हो तो सामान्य नियम आप पर लागू नहीं होते। तो नंद वंश का विनाश एक तरह की आत्मरक्षा थी। बिल्कुल, भारत की आत्मरक्षा के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम। ये व्यक्तिगत बदले से बहुत बड़ा था। ठीक है, तो उन्होंने युद्ध जीता, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन युद्ध जीतना एक बात है, एक स्थिर शासन चलाना बिल्कुल दूसरी। बहुत मुश्किल। सत्ता को स्थिर करने के लिए उन्होंने क्या किया? यहीं पर चाणक्य की असली प्रतिभा दिखती है। जी। उन्होंने दो ऐसे काम किए जो आज भी हैरान करते हैं। पहला, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराने के बाद उसकी बेटी हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। एक राजनीतिक विवाह। हाँ, जिससे भारत की पश्चिमी सीमा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। और दूसरा काम तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन, धनानंद के सबसे काबिल मंत्री राक्षस को, हाँ, उसी को चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना दिया। ये सिर्फ दरियादिली थी या कोई गहरी रणनीति? ये शुद्ध रणनीति थी।
आज की भाषा में इसे टैलेंट एक्विजिशन और रिस्क मैनेजमेंट कह सकते हैं। अच्छा। एक तीर से दो निशाने। जी। पहला, दुश्मन के सबसे काबिल आदमी को अपने साथ ले आए तो भविष्य में किसी भी विद्रोह की संभावना ही खत्म हो गई, क्योंकि वही सबको एकजुट कर सकता था। बिल्कुल। और दूसरा, उन्हें एक ऐसा प्रशासक मिल गया जो राज्य की रग-रग से वाकिफ था। नए शासन को तुरंत स्थिरता मिल गई। वाह, मतलब दुश्मन को खत्म नहीं किया, दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही अपना बना लिया। यही चाणक्य थे। तो एक विशाल साम्राज्य की नींव रखने के बाद चाणक्य ने खुद कोई बड़ा पद नहीं लिया। वो चाहते तो खुद राजा बन सकते थे। हाँ, लेकिन वो एकांत में चले गए और एक किताब लिखने लगे, बिल्कुल। अर्थशास्त्र। इसके बारे में हम सुनते तो हैं, पर क्या ये सिर्फ पैसे या इकोनॉमिक्स की किताब है? बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र नाम थोड़ा भ्रामक हो सकता है। अर्थ का एक मतलब धन है, लेकिन इसका बड़ा मतलब है उद्देश्य या सांसारिक कल्याण। तो ये किताब किस बारे में है? ये स्टेट क्राफ्ट मतलब राजकाज चलाने की एक पूरी गाइड बुक है। इसमें कानून, विदेश नीति, जासूसी, टैक्स सिस्टम, सेना का प्रबंधन, सब कुछ है। और चाणक्य ने खुद कहा कि उन्होंने ये ग्रंथ पहले के आचार्यों के लिखे शास्त्रों का सार निकाल कर लिखा है। वो ज्ञान का श्रेय लेने में विश्वास नहीं रखते थे। उनकी तुलना अक्सर इटली के विचारक मैकियावेली से की जाती है। क्या ये तुलना सही है? कुछ हद तक सही है, क्योंकि दोनों यथार्थवादी थे। लेकिन दोनों के उद्देश्य में एक बड़ा फर्क था। जैसा कि हमारे स्रोत में नेहरू जी के हवाले से भी बताया गया है, मैकियावेली की किताब द प्रिंस एक शासक को सत्ता पर कब्जा करना सिखाती है, चाहे नैतिकता को ताक पर ही क्यों न रखना पड़े। जबकि चाणक्य का अर्थशास्त्र एक शासक को ये सिखाता है कि एक खुशहाल राज्य कैसे बनाया जाए, जिसमें प्रजा का कल्याण सबसे ऊपर हो। चाणक्य के लिए सत्ता एक साधन थी, साध्य नहीं। तो इस शास्त्र को पढ़ने का आखिर उद्देश्य क्या है? चाणक्य खुद क्या चाहते थे कि इसे पढ़कर इंसान क्या सीखें? उन्होंने खुद एक श्लोक में इसका उद्देश्य बताया है। अधीएदम यथाशास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम। इसका मतलब क्या हुआ? सरल मतलब है कि जो भी इस शास्त्र को ठीक से पढ़ेगा वो ये जान जाएगा कि क्या कार्य है और क्या अकार्य, क्या करने लायक है और क्या नहीं, क्या शुभ है और क्या अशुभ। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये विवेक विकसित करने वाली गाइड है। एकदम। ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर काम किया, लेकिन उनकी नीतियां आम इंसान की जिंदगी पर भी कमाल के सूत्र देती हैं। बिल्कुल। कुछ तो इतने सटीक हैं कि लगता है जैसे आज के लिए ही लिखे गए हों। जैसे रिश्तों की परख पर उनका एक सूत्र है। हाँ, जो सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। वो कहते हैं कि नौकर की असली पहचान काम सौंपने पर, भाई बंधुओं की दुख आने पर, दोस्त की मुसीबत में और पत्नी की धन चले जाने पर होती है। एक मिनट, ये बात, खासकर पत्नी वाली बात, आज सुनने में थोड़ी आपत्तिजनक लग सकती है। बिल्कुल। क्या हम इसे चाणक्य के समय के नजरिए से देखें या इसमें आज भी कोई सच्चाई है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इससे शब्दशः लेने की बजाय इसके पीछे के सिद्धांत को समझना जरूरी है। चाणक्य का सिद्धांत ये है कि किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा आराम में नहीं, बल्कि दबाव और संकट में होती है। एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है ये। बिल्कुल। ये रिश्तों के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है। जब हालात मुश्किल होते हैं तभी पता चलता है कि कौन स्वार्थ के लिए आपके साथ है और कौन जानचिमी से। आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बात और भी सच लगती है। जाहिर है, हजारों फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन असल दोस्त तो वही है जो बुरे वक्त में फोन उठाए। और कपटी मित्र के बारे में तो उन्होंने बहुत ही कमाल की उपमा दी है। हाँ, वो कहते हैं कि ऐसे दोस्त से हमेशा बचो जो मुंह पर मीठी बातें करे पर पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़े। वो उसकी तुलना उस घड़े से करते हैं जिसके मुंह पर तो दूध लगा है लेकिन अंदर जहर भरा है। जहर भरा है। मतलब वो दोस्त जो आपके मुंह पर तो कहेगा वाओ लुकिंग ग्रेट, और पीठ पीछे वही तस्वीर किसी ग्रुप चैट में भेजकर हंसेगा। चाणक्य ने इस मानव स्वभाव को हजारों साल पहले ही समझ लिया था। उनके कुछ विचार तो एक समाज बनाने की नींव जैसे लगते हैं। जैसे वो बताते हैं कि इंसान को कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं। वो 5 चीजों का जिक्र करते हैं। जी, और वो 5 चीजें आज के अर्बन प्लानिंग का आधार हो सकती हैं। वो कहते हैं कि ऐसी जगह एक दिन भी मत रहो जहां ये 5 चीजें ना हो। कौन सी? पहला, वेद पाठी ब्राह्मण यानी ज्ञानी लोग, एक अच्छा एजुकेशनल माहौल। दूसरा, धनी व्यक्ति यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तीसरा, राजा मतलब एक व्यवस्थित शासन। चौथा, नदी यानी प्राकृतिक संसाधन। और 5वां, वैद्य, हेल्थ केयर। वैद्य यानी स्वास्थ्य सुविधाएं। अगर आप देखें तो ये एक आदर्श शहर का पूरा खाका है। और मेरा सबसे पसंदीदा विचार है ज्ञान को लेकर उनका खुलापन।
विषादपि अमृतम ग्राह्यम। हाँ, यानी विष से भी अमृत निकाल लो। इस विचार के बारे में बताइए, ये बहुत प्रगतिशील लगता है। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत क्रांतिकारी विचार था। वो कहते हैं कि अगर विष में भी अमृत है तो ले लो, अपवित्र चीज में सोना पड़ा है तो उठा लो, और अगर किसी नीच समझे जाने वाले व्यक्ति के पास भी कोई अच्छी विद्या या हुनर है तो उससे सीख लो। तो उससे सीख लो। ये बहुत बड़ी बात है। उस समय का समाज जन्म और जाति पर आधारित था। चाणक्य एक तरह से ज्ञान को डिमोक्रेटाइज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ज्ञान की कीमत सिखाने वाले से नहीं, खुद ज्ञान की उपयोगिता से होती है। लेकिन ये भी सच है कि किताब में कुछ बातें, खासकर स्त्रियों के बारे में, ऐसी हैं जो आज के दौर में सही नहीं लगती। जैसे उनके कुछ स्वाभाविक दोषों का जिक्र है। इसे कैसे समझना चाहिए? ये स्वीकार करना जरूरी है कि चाणक्य अपने समय और समाज की उपज थे। किताब में स्त्रियों के कुछ दोष जैसे झूठ बोलना, बिना सोचे काम करना, ये सब गिनाए गए हैं। जी। स्रोत में भी ये साफ किया गया है कि इन विचारों को उस युग के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए जहां स्त्रियों की शिक्षा और स्वतंत्रता सीमित थी। ये विचार उस समय के मनोविज्ञान को दर्शाते हैं। तो आज के पाठक के लिए जरूरी है कि हम इन सूत्रों से व्यवहारिक ज्ञान तो लें, लेकिन उन्हें उनके ऐतिहासिक संदर्भ से अलग करके न देखें। बिल्कुल, हर बात को आज के नैतिक मापदंडों पर आंख बंद करके लागू नहीं करना चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने क्या सीखा? चाणक्य सिर्फ एक चतुर रणनीतिकार नहीं थे, वो एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे। एक ऐसे दार्शनिक जिनकी सलाह कोरी कल्पना पर नहीं बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित थी। बिल्कुल, चाणक्य नीति सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। ये आज भी हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य और योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरे ना हो जाएं। ये हमें सिखाती है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे करें, और सबसे बढ़कर व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता कैसे दें। ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। किसी भी लीडर, किसी भी संगठन के लिए, सबके लिए। और जाते जाते श्रोताओं के लिए चाणक्य का एक विचार छोड़ जाते हैं। उनका एक श्लोक है, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक ही गुणी और विद्वान पुत्र से पूरा कुल, पूरा परिवार वैसे ही खुश और रोशन हो जाता है जैसे एक अकेले चांद से पूरी रात रोशन हो जाती है। और इस पे सोचा जा सकता है, चाणक्य ने एक गुणी व्यक्ति के प्रभाव को उसके कुल यानी परिवार तक सीमित रखा। लेकिन आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में क्या एक गुणी और विद्वान व्यक्ति, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कोई कलाकार हो या कोई लीडर, उसका प्रभाव सिर्फ उसके परिवार या देश तक सीमित रहता है? या फिर वो उस चांद की तरह है जो किसी एक घर के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चमकता है और पूरी रात को रोशन करता है?